बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन नंबर 14, अवार्ड टू बी साइंड एंड फाइल्ड। यानी कि जो अवार्ड पास करेगा आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेशन जो भी अवार्ड पास करेगी उसको साइन किया जाएगा और उसको फ़ाइल कहाँ पे किया जाएगा। इसमें ये लिखा गया जनाब क्लॉज 1 में कि व्हेन द आर्बिट्रेटर और अंपायर हैव मेड देयर अवार्ड। अब आर्बिट्रेटर्स ने या अंपायर ने अपना अवार्ड जो है वो पास कर दिया है, दे शैल साइन इट। अब वो उसको साइन करेंगे एंड शैल गिव नोटिस इन राइटिंग, और राइटिंग में वो नोटिस देंगे पार्टीज़ को, जो कि अवार्ड के बनाने के हवाले से नोटिस होगा और उसको साइन करने के हवाले से नोटिस होगा, वो पार्टीज़ को नोटिस देंगे। ठीक है जी। उसके बाद है एंड ऑफ द अमाउंट ऑफ फीस एंड चार्जेस पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड अवार्ड। और वो पार्टीज़ को कहेंगे कि ये जो फ़ीस हैं, मंदरजा झैल फ़ीस हैं, ये चार्जेस हैं, ये आर्बिट्रेशन में और अवार्ड के हवाले से ये जो फ़ीसिस हैं ये आपने पे करनी है, इस हवाले से भी नोटिस देगा। नंबर 2, जो आर्बिट्रेटर होगा या जो अंपायर होगा at the request of any party to the arbitration agreement or any person claiming under such party or if so directed। अब जो भी आर्बिट्रेटर होगा, अंपायर होगा, वो किसी भी पार्टी की रिक्वेस्ट पे जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में या जो बंदे जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं अंडर सच पार्टी, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है अगर तो कोर्ट की डायरेक्शन आई हुई है उस आर्बिट्रेशन में या उस आर्बिट्रेटर के पास, अगर कोर्ट जो है कोई डायरेक्शन देती है कि जो पेमेंट होंगी ये फ़ीस या ये चार्जेस हैं जो कि ड्यू हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड अवार्ड एंड ऑफ द कॉस्ट, और वो जितनी भी कॉस्ट होंगी एंड चार्जेस ऑफ फाइलिंग द अवार्ड, और जो अवार्ड को फाइल करने के हवाले से जितने भी चार्जेस होंगे, कॉज द अवार्ड और साइंड कॉपी ऑफ इट, जो कि अवार्ड की कॉपी को साइन करवाने के हवाले से हैं, उसकी मुसद्दका नकल के हवाले से हैं, टुगेदर विद एनी डेपोजिशन एंड डॉक्यूमेंट्स विच मे हैव बीन टेकन एंड प्रूव्ड बिफोर देम। जो कोई भी डॉक्यूमेंट है जो कि ज़रूरी है, जो कि आर्बिट्रेशन के सामने केस को प्रूव करने के हवाले से प्रोड्यूस होना था, टू बी फाइल्ड इन द कोर्ट, वो कोर्ट में फ़ाइल किए जाएंगे। एंड the court shall thereupon give notice to the parties of the filing of the award। और ये कोर्ट के पास ही पावर होगी, कोर्ट जो है नोटिस देगी पार्टीज़ को अवार्ड को फाइल करने के हवाले से। नंबर 3 में ये जनाब बताया गया कि वेयर द आर्बिट्रेटर और अंपायर स्टेट ए स्पेशल केस। अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ के हवाले से बात हो रही है कि वेयर द आर्बिट्रेटर्स और अंपायर स्टेट ए स्पेशल केस, जहाँ पे आर्बिट्रेटर या अंपायर जो है वो कोई स्पेशल केस बयान करते हैं अंडर क्लास बी ऑफ सेक्शन 13, द कोर्ट आफ्टर गिविंग नोटिस टू द पार्टीज़। कोर्ट जो है ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोर्ट जो है पार्टीज़ को नोटिस देगी एंड हियरिंग दैम, और उन सुनेगी, उनको मौका देगी, शैल प्रनाउंस एंड शैल प्रनाउंस इट्स ओपिनियन, और फिर अपनी जो ओपिनियन होगी या जो उसका फ़ैसला होगा उसको प्रनाउंस करेगी देयर ऑन, एंड सच ओपिनियन शैल बी एडिड टू एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द अवार्ड। और जो भी उसकी ओपिनियन होगी या जो भी रीज़न होंगी उस अवार्ड को पास करने के हवाले से, वो भी उस अवार्ड का हिस्सा बनाएगी। सेक्शन 15 है पावर ऑफ कोर्ट टू मॉडिफाई अवार्ड, यानी कि जो अवार्ड पास हुआ है उसको कोर्ट जो है वो मॉडिफाई भी कर सकती हैं। द कोर्ट में बाय ऑर्डर मॉडिफाई और करेक्ट एन अवार्ड वेयर इट अपीयर्स दैट अ पार्ट ऑफ द अवार्ड इज़ अपॉन अ मैटर नॉट रेफर टू आर्बिट्रेशन। अब जो है जिस तरह से मखसूस नशिस्तों वाले केस में हुआ था पीटीआई के, ये सेम वही चीज़ बताई गई है यहाँ पे कि जो है जो अपोजिंग पार्टी थी या जो नून लीग थी या जितनी भी पार्टी थी, उन्होंने ये अलग किया था कि जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसने अपनी मखसूस नशिस्तों के हवाले से कोई लिस्ट ही नहीं दी, इसने कोर्ट से रिलीफ मांगा ही नहीं है, ये केस जो है रेफ़र ही नहीं हुआ कोर्ट को, तो फिर कोर्ट ये डिसीजन कैसे दे सकती है कि ये तहरीक इंसाफ की सीट्स बनती हैं। सेम यहीं
पे ये चीज़ बताई गई है कि कोर्ट को जो एक केस है जो एक मैटर है वो रेफ़र ही नहीं किया गया, या जो आर्बिट्रेशन को ये चीज़ रेफ़र ही नहीं की गई, वो आर्बिट्रेशन उस पे फ़ैसला कर देती है, तो भी जो कोर्ट है वो उसको मॉडिफाई कर देगी। एंड सच पार्ट कैन बी सेपरेटेड फ्राम द अदर पार्ट, और जो ये हिस्सा होगा इसको जो है जितना भी दूसरा डिस्प्यूटेड पार्ट होगा उससे अलहदा कर लिया जाएगा। एंड डज़ नॉट अफेक्ट द डिसीजन ऑन द मैटर रेफर्ड, और जो मैटर रेफ़र किया गया है उस पे कोई भी इसका इफ़ेक्ट जो है वो नहीं आएगा। वेयर द अवार्ड इज़ इम्परफेक्ट इन फॉर्म, या जहाँ पे जो अवार्ड है वो इम्परफेक्ट है या उसमें कोई ऑब्वियस एरर मौजूद है, उसको अमेंड करने के लिए भी कोर्ट जो है अवार्ड को मॉडिफाई कर सकती है। सी क्लॉज में ये बताया गया है कि वेयर द अवार्ड कंटेन्स क्लैरिकल मिस्टेक, अब अवार्ड में कोई क्लैरिकल मिस्टेक है, कोई एक्सीडेंटल स्लिप या कोई ओमिशन है, उसको भी जो है कोर्ट मॉडिफाई करने का अख्तियार रखती है। 16 में है पावर टू रिमिट अवार्ड, अब जो अवार्ड पास हुआ है आर्बिट्रेशन में उसको कोर्ट वापस भी भेज सकती है कि इसको दोबारा से इसको क्लियर करें, रिमिट भी कर सकती है कोर्ट। तो द कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम रिमिट द अवार्ड और एनी मैटर रेफर टू आर्बिट्रेशन टू द आर्बिट्रेटर, यानी कि कोर्ट जो है वो टाइम टू टाइम जो है अवार्ड को रिमिट कर सकती है, या जो भी मैटर जो है आर्बिट्रेशन को रेफ़र किया गया है उसको रिमिट कर सकती है, या जो अंपायर को कोई चीज़ रेफ़र की गई है उसको रिमिट कर सकती है कि आप इसको क्या करें, इस पॉइंट को या इस जो है अवार्ड को आप रिकन्सिडर करें, दोबारा इसको देखें, ठीक है, अपॉन सच टर्म एट एज इट थिंक्स फिट। नंबर ए में क्या बताया गया है कि कुछ टर्म सेटल की गई हैं कि इन टर्म्स को देखते हुए आप जो है अगर कोर्ट मुनासिब समझती है तो जो अवार्ड है उसको रिमिट कर सकती है। नंबर ए वेयर द अवार्ड हैज़ लेफ्ट अनडिटर्मिन्ड, अब जो अवार्ड है उसमें जो है कुछ चीज़ें अभी डिटर्मन होनी है, कुछ चीज़ें कुछ एम्बिग्विटीज़ अभी रह गई हैं, कुछ जो है मैटर जो कोर्ट ने रेफ़र किया था आर्बिट्रेशन को उसमें कुछ अभी चीज़ें अनडिटर्मन रह गई हैं, तो उस अवार्ड को रिमिट किया जा सकता है वो जो कोर्ट है। और वेयर इट डिटर्मन्स एनी मैटर नॉट रेफर टू द आर्बिट्रेशन, या कोई ऐसा मैटर जो है कोर्ट डिटर्मन कर देती है जो कि रेफ़र ही नहीं किया गया, ठीक हो गया। सच मैटर कैन नॉट बी सेपरेटेड विदाउट अफेक्टिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर रेफर्ड। बी क्लॉज में क्या बताया गया कि वेयर द अवार्ड इज़ सो इनडेफिनिट एज टू बी इनकेपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, अब कोई ऐसा अवार्ड जो है आर्बिट्रेशन पास कर देती है जिसकी इजरा या जिसकी एग्जीक्यूशन ही पॉसिबल नहीं है, उसको भी कोर्ट जो है वो रिमिट कर सकती है फॉर रिकन्सिडरेशन। सी क्लॉज में क्या बताया गया है कि जहाँ पे जो ऑब्जेक्शन है वो है लीगैलिटी के हवाले से, कि अवार्ड जो है उसकी लीगैलिटी के हवाले से कोई क्वेश्चन अराइज होता है, उसके प्राइमा फेशाई कोई ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड कोई अगर लीगैलिटी का क्वेश्चन अराइज होता है, कोई ऑब्जेक्शन अराइज होता है, तो भी उसको रिमिट किया जा सकता है अवार्ड को। इसका जो सब क्लॉज 2 है उसमें क्या बताया गया कि जहाँ पे जो है अवार्ड इज़ रिमिटेड अंडर सबसेक्शन 1, कोर्ट जो है एक टाइम फिक्स करेगी, ठीक हो गया, कि इस टाइम के अंदर अंदर जो आर्बिट्रेशन है या जो आर्बिट्रेटर है अंपायर है उसका डिसीजन करे, उसका जो है उसको अवार्ड पास करे और उसको सबमिट करे कोर्ट के अंदर। इसकी एक प्रोवाइज़ो भी है कि कोर्ट जो है जो टाइम पीरियड उसने फ़िक्स किया है उसको सब्सिक्वेंट कर सकती है, उसको जो है एक्सटेंड कर सकती है सब्सिक्वेंट ऑर्डर के ज़रिए से। नंबर 3 एन अवार्ड रिमिटेड अंडर सबसेक्शन 1 shall become void on the failure of the arbitrator or umpire to reconsider it and submit his decision within the time fixed। अब जो है कोर्ट ने कोई भी जो अवार्ड है उसको रिकन्सिडर करने के लिए भेज दिया, किसके पास, आर्बिट्रेटर के पास। अब आर्बिट्रेटर जो है जो कि एक फ़िक्स टाइम किया गया है
उसमें अपना डिसीजन सबमिट करने में फेल हो जाता है तो वो जो उसका अवार्ड होगा वो वाइड हो जाएगा। 17 सेक्शन जजमेंट इन टर्म्स ऑफ अवार्ड। इसमें सिंपल सी बात ये बताई गई है कि जो अवार्ड होगा कोर्ट उसी को मद्देनज़र रखते हुए, कोर्ट उसको देखते हुए, अगर उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई भी उसमें ऐसी कोई एम्बिगुइटी या कोई भी चीज़ ऐसी प्राइमा फेसाई मौजूद नहीं है, तो उस अवार्ड को देखते हुए उसी के मुताबिक ही एक जजमेंट पास कर देगी। अब इसकी वर्डिंग को देखें तो उसमें बताया गया है कि वेयर द कोर्ट सीज नो काज टू रिमिट द अवार्ड और एनी ऑफ द मैटर्स रेफर्ड टू द आर्बिट्रेशन फॉर रिकन्सिडरेशन। यही बात है जनाब कि कोर्ट अगर देखती है कि इस जो अवार्ड है इसमें कोई भी ऐसी कॉज मौजूद नहीं है जिसकी वजह से अवार्ड को रिमिट किया जाए, या फिर कोई भी ऐसा मैटर जो रेफ़र किया गया था आर्बिट्रेशन के हवाले से उसमें रिकन्सिडरेशन वाला एलिमेंट मौजूद नहीं है कि उसको रिकन्सिडर किया जाए। ठीक हो गया। और टू सेट असाइड द अवार्ड, या कोई भी ऐसा अवार्ड पास नहीं किया जिसको सेट असाइड किया जा सके, या कोई ऐसी उसमें कॉज मौजूद है कि उसको सेट असाइड किया जा सके, कोई भी कॉज उसमें नहीं ऐसी दिखाई नहीं दे रही, तो कोर्ट जो होगी वो आफ्टर द टाइम फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड द अवार्ड हैज़ एक्सपायर्ड, या कोर्ट को कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं आती कि जो एप्लीकेशन नहीं आती कि सेट असाइड किया जाए अवार्ड को, और उसका टाइम भी एक्सपायर हो जाता है। जो एप्लीकेशन के लिए टाइम है कि अवार्ड को सेट असाइड किया जा सके वो भी एक्सपायर हो गया, किसी की कोई एप्लीकेशन नहीं आई, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, और सच एप्लीकेशन या फिर कोई ऐसी एप्लीकेशन हैविंग बीन मेड नहीं आई आफ्टर रिफ्यूजिंग इट प्रोसीड टू प्रनाउंस जजमेंट, फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है अपनी जजमेंट को प्रनाउंस कर देगी अकॉर्डिंग टू द अवार्ड, अवार्ड के मुताबिक, एंड अपॉन द जजमेंट, और इस जजमेंट जो उसने प्रनाउंस किया कोर्ट ने डिक्री भी उसको फॉलो करेगी। एंड नो अपील शैल लाई फ्राम सच डिक्री, और इस डिक्री पे जो ये पास हुई है इस पे कोई भी अपील लाई नहीं करेगी, लेकिन उसकी एक एक्सेप्शन भी मेरे भाई बता दी गई है। एक्सेप्शन क्या है, वो है जी ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ इन एक्सेस ऑफ और नॉट अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद द अवार्ड, कि ये जो अगर कोई पार्टी ये ग्राउंड लेती है कि जो ये डिक्री पास की गई है ये अवार्ड के मुताबिक नहीं है, इस ग्राउंड पे उसकी जो अपील है वो लायक कर सकती है। ठीक हो गया। सेक्शन 18 इसमें ये बताया गया जनाब कि जो पावर ऑफ कोर्ट है टू पास इंटरम ऑर्डर, कोर्ट के पास इसका अगर ओवरव्यू लें तो ओवरव्यू में ये आती हैं चीज़ें कि जो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी केस में इंटरम ऑर्डर, कोई दरमियानी ऑर्डर पास कर सकती है। अभी केस की प्रोसीडिंग्स एंटर नहीं हुई, कोर्ट को जस्ट एंड नेसेसरी लगता है कि अगर हम जो है केस की स्पीडी एग्जीक्यूशन चाहते हैं, या कोई चीज़ उसे लगती है ऐसी कि जो डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर हमने कोई ऑर्डर पास ना किया, तो कोर्ट फाइनल ऑर्डर से पहले भी कोई इंटरम ऑर्डर भी पास कर सकती है। इसकी वर्डिंग को अगर देखें सेक्शन की वर्डिंग को, तो इसमें क्या है, notwithstanding anything contained in section 17 at any time after the filing of the award। ठीक हो गया कि माँ सिवाय जो सेक्शन 17 में चीज़ें बताई गई हैं किसी भी वक्त आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द अवार्ड वेदर नोटिस ऑफ फाइलिंग हैज़ बीन सर्व्ड और नॉट, कि नोटिस जो है उसकी दायरगी का वो दिया गया है या नहीं दिया गया, अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई होने के बाद कोर्ट इससे सेटिस्फाई है, मुतमिन है, बाय एफिडेविट और अदरवाइज दैट ए पार्टी हैज़ टेकन और इज़ अबाउट टू टेक स्टेप्स टू डिफीट, डिले और obstruct और द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री, यानी कि कोर्ट ये मुनासिब समिति है, कोर्ट को ये लगता है कि कोई जो है पार्टीज़ जो है वो डिले करने के लिए, केस को डिफीट करने के लिए, या उसकी जो एग्जीक्यूशन है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए कोई स्टेप ले सकती है। ठीक है, तो कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है, पास कर सकती है अवार्ड के मुताबिक, उस डिक्री को पास कर सकती है, और दैट स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ अवार्ड इज जस्ट एंड नेसेसरी, द कोर्ट में पास सच इंटरम ऑर्डर्स एज इट डीम्स फिट, जो कोर्ट को मुनासिब लगते हैं वैसे इंटरम ऑर्डर भी पास कर सकती है।
और इसमें जो क्लास 2 में ये बताया गया है कि जो इंटरम ऑर्डर होगा, एनी पर्सन अगेंस्ट वूम सच इंटरम ऑर्डर हैव बीन पास, कोई भी बंदा है जिसके खिलाफ इंटरम ऑर्डर पास हुआ है कोर्ट की मदद से, तो वो अगर कोई सफिशिएंट कॉज कोर्ट को शो करेगा तो वो जो ऑर्डर होगा कोर्ट का उसको क्या कर सकते हैं, उसको जो है सेट असाइड भी किया जा सकता है। शो कॉज अगेंस्ट सच ऑर्डर एंड द कोर्ट आफ्टर हेयरिंग द पार्टीज में पास सच फर्दर ऑर्डर्स एज इट डीम्ड नेसेसरी एंड जस्ट। अब जो है 19 सेक्शन, पावर टू सुपरसीड आर्बिट्रेशन वेयर अवार्ड बिकम वाइड और इज सेट असाइड। वो ये कह रहे हैं जनाब इसमें कि जो पावर है वो आर्बिट्रेशन की, इसमें ये बताया गया जनाब कि पावर टू सुपरसीड आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन को भी सुपरसीड किया जा सकता है जहाँ पे जो अवार्ड है वो वाइड हो जाए या फिर वो सेट असाइड हो जाए। ये कोर्ट के पास पावर है जनाब कि वेयर एन अवार्ड हैज़ बिकम वाइड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 16 or has been set aside, the court may by order supersede the reference and shall thereupon order that the arbitration agreement shall cease to have effect with respect to the difference referred। ठीक हो गया। पावर के कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर कोर्ट को लगता है कि जो अवार्ड है वो क्या है, वो वाइड हो चुका है या उस अवार्ड को वो सेट असाइड कर चुकी है कोर्ट, तो कोर्ट उसको जो है सुपरसीड कर सकती है, उस अवार्ड को प्रिवेल कर सकती है, उस अवार्ड पे कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो प्रिवेल करेगा जनाब, इसमें ये बताया गया है। अब जो चैप्टर 3 है इसमें है आर्बिट्रेशन विद इंटरवेंशन ऑफ ए कोर्ट वेयर देयर इज़ नो सूट इज़ पेंडिंग। सेक्शन 20, एप्लीकेशन टू फाइल इन कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अब जो है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के लिए कोर्ट में हम एप्लीकेशन भी देंगे। पीछे वाले जो भी हमने सेक्शन 19 पढ़े हैं उसमें था कि कोर्ट की इंटरवेंशन के बगैर आर्बिट्रेशन थी, अब आर्बिट्रेशन तो होगी लेकिन उसमें कोर्ट की इंटरवेंशन होगी। अब जो क्लॉज 1 है इसमें क्या बताया गया जनाब कि वेयर एनी पर्सन हैव एंटर्ड इनटू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी सूट। अब कोई भी बंदा है जो एंटर हो चुका है किसी भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में और उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में अभी तक कोई भी जो है सूट वो इंस्टीट्यूट नहीं हुआ विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के सब्जेक्ट मैटर के हवाले से और एनी पार्ट ऑफ इट या उसके किसी भी हिस्से के हवाले से, एंड वेयर आ डिफरेंस हैज़ अराइजन टू विच द एग्रीमेंट अप्लाइज, और उसमें कोई भी डिफरेंस अराइज होता है जिस पे एग्रीमेंट वो अप्लाई हो रहा है, दे और एनी ऑफ देम, वो या उनमें से कोई भी एक, इंस्टेड ऑफ प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 2, जो चैप्टर 2 में प्रोसीडिंग बताई गई हैं कि कोर्ट मदाखलत नहीं करेगी, ठीक है, उसके बजाय मे अप्लाई टू द कोर्ट, कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, हैविंग जुरिस्डिक्शन इन द मैटर, जिसके पास उस मैटर को सुनने की जुरिस्डिक्शन हो, टू विच एग्रीमेंट रिलेट्स, दैट द एग्रीमेंट बी फाइल इन द कोर्ट, वो कोर्ट में अप्लाई कर देगा, कोर्ट में एग्रीमेंट को फाइल कर देगा। ठीक हो गया जनाब। क्लास 2 में क्या बताया गया, द एप्लीकेशन शैल बी इन राइटिंग, जो वो एप्लीकेशन देगा, जो भी पार्टी एप्लीकेशन देगी कोर्ट में वो क्या होगी, एप्लीकेशन नंबर 1 वो राइटिंग होगी, उसको नंबर प्रॉपर नंबरिंग दी जाएगी और उसको रजिस्टर किया जाएगा ऐसे ही जैसे कि एक सूट रजिस्टर होता है। ठीक हो गया जनाब। बिटवीन वन और मोर पार्टीज इंटरेस्टेड और क्लेमिंग टू बी इंटरेस्टेड एज प्लेंटिफ, उसमें जो एक पार्टी होगी जो कि क्लेम कर रही है, ठीक हो गया, उसको क्या होगा, उसको हम प्लेंटिफ कहेंगे या प्लेंटिफ्स कहेंगे, और जो भी रिमाइंडर होंगे उनको हम डिफेंडेंट कहेंगे। और अगर जो है एप्लीकेशन जो है वो प्रेजेंट की जा रही है ऑल द पार्टीज़ की तरफ से, तो उसमें जो भी एप्लीकेंट होगा उसको प्लेंटिफ कहा जाएगा और जो बाकी रिमेनिंग होंगे उनको डिफेंडेंट्स कहा जाएगा। नंबर 3, ऑन सच एप्लीकेशन बीइंग मेड द कोर्ट शैल डायरेक्ट नोटिस देयर ऑफ टू बी गिवन टू ऑल पार्टीज़ टू द एग्रीमेंट।
अब कोर्ट के पास जनाब एप्लीकेशन आ गई, प्रॉपर नंबरिंग हुई हुई है, प्रॉपर उसमें वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब कोर्ट के पास एप्लीकेशन आ गई तो कोर्ट क्या करेगी, अब कोर्ट उस पर नोटिस इशू करेगी, नोटिस डायरेक्ट करेगी, ठीक हो गया। और उन पार्टीज़ को नोटिस देगी जो कि एग्रीमेंट का हिस्सा हैं, जो एप्लीकेंट्स नहीं हैं, दूसरी पार्टीज़ को, डिफेंडेंट्स को नोटिस इशू करेगी और उनको कहेगी कि आप आएँ जनाब और कोई भी काज दें कि जो स्पेसिफाइड टाइम है नोटिस का उसके अंदर अंदर रहते हुए कि क्यों ना आपके ख़िलाफ़ जो है ये एग्रीमेंट फ़ाइल किया जाए, ठीक हो गया। वाई द एग्रीमेंट शुड नॉट बी फाइल्ड, कि जो एग्रीमेंट है वो क्यों फ़ाइल ना किया जाए। इसके बाद नंबर 4, वेयर नो सफिशिएंट काज इज़ शोन। अब जो है पार्टीज़ कोर्ट में अपेयर होती हैं और कोई भी सफिशिएंट कॉज जो है वो शो नहीं कर पाती, तो फिर कोर्ट करेगी जनाब कि कोर्ट जो है शैल ऑर्डर द एग्रीमेंट टू बी फाइल, कोर्ट ऑर्डर करेगी कि जो एग्रीमेंट है उसको फ़ाइल किया जाए, उसको फाइल किया जाए। एंड शैल मेक एन ऑर्डर ऑफ रेफरेंस, और उस रेफरेंस का भी ऑर्डर एक पास करेगी टू द आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड बाय द पार्टीज़ वेदर इन द एग्रीमेंट और अदरवाइज। या तो वो रेफरेंस का तरीक़ेकार जो है एग्रीमेंट में प्रोवाइड किया गया है या नहीं किया गया, फिर भी कोर्ट जो है ऑर्डर करेगी। और या फिर वेयर दी पार्टीज़ कैन नॉट एग्री अपॉन एन आर्बिट्रेटर टू एन आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, या फिर उसमें यह कहा गया है कि पार्टीज़ जो हैं वो एग्री नहीं होती एक अपॉइंटमेंट एग्रीमेंट आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट के लिए, या तो फिर उसको रेफ़र किया जाएगा जो कोर्ट ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है। नंबर 5, देर आफ्टर द, इसके बाद द आर्बिट्रेशन शैल प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद एंड शैल बी गवर्न्ड बाय द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट सो फार एज दे कैन बी मेड एप्लीकेबल। वो कह रहे हैं जनाब इसके बाद जो है आर्बिट्रेशन जो है वो प्रोसीड करेगी, किसके मुताबिक प्रोसीड करेगी, और उसको गवर्न किया जाएगा, तमाम वो प्रोविजंस फॉलो की जाएंगी जो इस एक्ट में बताई जा रही हैं और जो फॉर द टाइम बीइंग एप्लीकेबल हैं, ठीक हो गया।